नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां जीत का समीकरण बिठाने में जुट गई हैं। झारखंड में आदिवासी वोटर सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। झारखंड की बात करें तो यहां पर कुल आदिवासी मतदाता 26% है और अगर आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों की बात करें तो ये 28 सीटें यहाँ पर हैं। 2019 में आदिवासी सीटों पर क्या रुझान रहा, एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। बीजेपी को 34% वोट लाने के बावजूद केवल 2 सीटें ही मिली थी। वहीं जेएमएम कांग्रेस को यहां पर 43% वोट इन सीटों पर मिला था और उसको 25 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अन्य ने 23% वोट लिए थे और उनके खाते में एक ही सीट गई थी। 2019 में जो गठबंधन था उसको जो सीटें थी उसका भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। 19 जेएमएम को और कांग्रेस को 6, तो 25 सीटें जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के खाते में गई थी 43% वोट के साथ। 2024 में अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या रहा था। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और अगर विधानसभा में बढ़त का हिसाब देखा जाए तो एनडीए को यहाँ पर 9 सीटों पर जीत मिली थी और 49 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। वहीं इंडिया ब्लॉक को 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी और वहीं 29 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। अगर हम 5 आदिवासी जो आरक्षित सीटें हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें जो थी वो इंडिया ब्लॉक के खाते में गई थी और एनडीए को यहाँ पर 5 सीटों में कोई सीट पर जीत नहीं मिल पाई थी। तो कुल मिलाकर के जो बढ़त है वो देख लेते हैं। 5 विधानसभा सीटों पर ही एनडीए को बढ़त थी इन 28 में से और इंडिया ब्लॉक को 23 सीटों पर बढ़त थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। हम 28 उन सीटों की बात करें जो कि अनुसूचित आदिवासी के लिए, जनजाति के लिए आरक्षित है। और झारखंड के बारे में कहा जाता है कि जिस दल के साथ आदिवासी हैं उसकी जीत राह जो आसान हो जाती है। ऐसे में हर किसी के जहन में यही सवाल है कि इस बार आदिवासी समाज के लोग किस दल को अपना आशीर्वाद देंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गुरु प्रकाश जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर तनुज खत्री प्रवक्ता हैं जेएमएम के, अमिताभ तिवारी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ जी, शुरुआत आपसे करूंगा। ये जो आंकड़े हमने 2019 के 2024 के बताए हैं और 28 सीटें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और अगर हम क्षेत्रवार बात करें तो आप दर्शकों को बताइए कि किस क्षेत्र में क्या महत्व है आदिवासी वोटों का और इन्हें जीतना किसी पार्टी के लिए राज्य में सरकार बनाने के लिए कितना जरूरी है। देखिए, पिछली बार अगर देखेंगे तो क्लियरली बीजेपी 28 सीटों में से सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी और इंडिया ब्लॉक 26 सीटों पर थी। 24 सीटों की लीड तो यहीं से थी उनके पास और ओवरऑल भी 22 सीटों की लीड थी। यानी जो सारी की सारी लीड थी जेएमएम, आईएनसी, आरजेडी अलायंस की, वो एसटी रिजर्व सीट से आई। अब अगर यहाँ पर आजसू के साथ अलायंस हुआ होता तो वही भाजपा यहाँ पर 11 सीटें जीतने में कामयाब रहती 28 में से। तो ये भी एक फैक्टर इस बार काम करेगा। इसमें से 16 सीटें जो है वो संथाल परगना जहां पर 18 सीटें हैं और कोल्हन जहां पे 14 सीटें हैं, इन 2 क्षेत्रों में है। यानी 75% ऑफ द सीट्स जो है एसटी रिजर्व सीट्स, ये 2 क्षेत्रों में आता है। पिछली बार कोल्हन में भी भाजपा को एक भी सीट नहीं आई थी और संथाल परगना में सिर्फ 4 सीटें आई थी। इस बार संथाल परगना में अमिताभ जी, रुकूंगा आपको, ग्राफिक्स ले लेते हैं। एक बार ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं कि क्या जो क्षेत्र की आप बात करें कोल्हान की और संथाल की, वहां पर क्या स्थिति है। इसका ग्राफिक्स मैं चाहूंगा कि दिखा दिया जाए ताकि अमिताभ जी की जो बात है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शकों तक पहुंच पाएगी। जी अमिताभ जी, अपनी बात पूरी कर लें। जी, तो संथाल परगना में जो डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहा है उसको बीजेपी बहुत बड़े जोर शोर से उठा रही है। एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन की भी बात है, तो वहां पर बीजेपी को लगता है कि ये मुद्दा जो है काम कर सकता है उनके हिसाब से और यहाँ पर जो है वो सीटें जीतने में बीजेपी पिछले बार के कंपैरिजन में जीत सकती है। कोल्हान में वहीं चंपई सोरेन की जो एंट्री हुई है उससे बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वहां खाता खुल सकता है और जो थोड़ी बहुत नाराजगी वहां पर कुर्मी समाज में एसटी लिस्ट में इंक्लूजन नहीं होने की वजह से है, उसका असर आजसू के साथ जो अलायंस है हो सकता है कि बीजेपी को उसका फायदा मिले। तो एसटी रिजर्व सीट्स पर सबकी फोकस रहेगी। पिछली बार की तरह प्रदर्शन दोहराना चाहेगी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी अपना जो पोजीशन है वहां इंप्रूव करना चाहेगी। बिना इंप्रूव किए वहां पर काफी मुश्किल है राज्य की गद्दी पर बैठना। जी, डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं जेएमएम के। डॉक्टर तनुज, आपने आंकड़ों को देखा,
किस तरह से कितना महत्व है आदिवासी सीटों का, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए क्या बड़ी चुनौती है इस बार, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि जो ताकत है जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की इन सीटों पर ख़ास तौर से उसको चैलेंज किया जाए और अपने खाते में अधिकतम सीटें लाई जाए। इसके लिए तमाम मुद्दे हैं जिनका जिक्र लगातार हो रहा है कि एक तरफ आदिवासी बनाम बांग्लादेशी घुसपैठिए, इसकी बात हो रही है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं इसको आप किस तरह से काउंटर करेंगे? देखिए अखिलेश जी, पिछले 2019 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो राज्य के अंदर में आदिवासियों के हक और अधिकार का जो मुद्दा था और उसको जब उनकी सरकार थी 2019 में, सबसे ज्यादा अगर किसी ने आघात पहुंचाने का काम किया, जो सीएनटी एसपीटी का कानून था, जो स्थानीय नीति की जो डिमांड रही है वर्षों से, उसको अगर किसी ने आघात पहुंचाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। सीएनटी एसपीटी एक्ट को से छेड़छाड़ करने का काम रघुवर दास जी की सरकार ने किया। स्थानीयता को 1985 का कट ऑफ करके एक और आघात करने का काम किया। तो इसका जवाब 28 में से 26 सीट इंडिया महागठबंधन को देकर के राज्य की जनता ने एक मैसेज दिया क्लियर कि झारखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की नो एंट्री रहेगी। और ठीक उसी प्रकार जब लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर, ट्राइबल चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोपों में 5 महीने तक जेल में रखा। जिसका नतीजा क्या हुआ? जिसका नतीजा यह हुआ कि 5 की 5 आदिवासी आरक्षित सीटें जो हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से उन्होंने सभी सीटों को हारने का काम किया। और अब जब हेमंत सोरेन जी बाहर आए और फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मुख्यमंत्री पद को संभालने का काम किया, तब ये लग गए हैं हमारे नेताओं को तोड़ने में। लेकिन ये इनकी कोशिश व्यर्थ जा रही है। आज झारखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक नेता नहीं है जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा हो, हेमंत सोरेन जी का मुकाबला कर पाए। ये आज भी इतने सालों के बाद भी, 10 सालों के बाद भी, 400 पार के झूठे आंकड़ों के बाद भी आज भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर झारखंड के अंदर में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, जिसको झारखंड की जनता ने और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी में जो लोग थे, इन्होंने उनको बेदखल कर दिया। उनको ये अब रिजेक्टेड बता रहे हैं और वो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन का दामन थाम रहे हैं। तो यहां कोई चैलेंज नहीं है, चाहे ये चंपई सोरेन जी को लेकर के चले गए हो या कोई और फॉर्मूला अपनाए। ठीक है जी। डॉक्टर तनुज, में मेरे साथ गुरु प्रकाश जी भी हैं। गुरु प्रकाश जी, आपने सुना डॉक्टर तनुज खत्री को सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो आदिवासी वोट हैं झारखंड के, वो हेमंत सोरेन के साथ हैं, जेएमएम के साथ है। और जो आंकड़े वो भी कम से कम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 2019 का चुनाव हो विधानसभा का या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इन दोनों ही चुनाव में आदिवासी वोटों ने बड़ी संख्या में जेएमएम कांग्रेस का साथ दिया है। दूसरी तरफ जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई, ये भी कहा जा रहा है कि उसको लेकर के भी एक सहानुभूति क्रिएट करने में जेएमएम कांग्रेस कामयाब रही है। इसका सामना आप कैसे करेंगे? तमाम मुद्दे तो हैं जो गिना रहे हैं, आपके नेता जाकर के बोल भी रहे हैं कि आदिवासियों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, धर्मांतरण का मुद्दा हो या घुसपैठ का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत तो हो रही है, लेकिन जो सहानुभूति है हेमंत सोरेन को लेकर, उसका आप क्या काट ढूंढेंगे? नहीं अखिलेश जी, मुझे लगता है कि अभी अमिताभ जी ने जो आंकड़ों का जिक्र किया और आपने भी जिन आंकड़ों का जिक्र किया, मुझे लगता है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के हम लोग आंकड़े देखेंगे तो कुल 51 में से 50 से अधिक सीटों पे एक निर्णायक बढ़त भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो आदिवासी समाज तो पूरे झारखंड में है। हाँ, निश्चित रूप से कुछ सीटों पे वो बहुलता में है, लेकिन पूरे झारखंड का यदि हम एक निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे तो 51 में से 51 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक बढ़त है। हमारे सांसद और उनके सांसदों में जमीन आसमान का अंतर है। तो झारखंड की जनता कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो 2024 के लोकसभा के चुनाव में सिद्ध होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अखिलेश जी, झारखंड की जनता आज इनसे सवाल पूछ रही है। इन्होंने 2019 के चुनावों में कुछ वायदे किए थे, प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे। कितने नौकरी दिया? लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया। जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया। पॉइंट नंबर 3,
ये आदिवासी समाज की बात करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के दिन विश्व भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाना ये किसने तय किया है? और आदिवासी आदिवासी की आप बात करते हो, आपको अपने परिवार के बाहर कोई आदिवासी नहीं दिखता है क्या? इनके उल गुलान की रैली में इनके पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता चंपई सोरेन जी का इन्होंने कितना अपमान किया था, कितना अत्याचार किया था। अखिलेश जी, झारखंड की जनता पूछना चाहती है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे धीरज साहू, 350 करोड़ रुपए का कैश। इनके सर्विंग मिनिस्टर आलमगीर आलम 35 करोड़ रुपए का कैश। इनके मंत्री, इनके माइनिंग मिनिस्टर अपने को खनन अलॉट कर देते हैं, लैंड स्कैम हो जाता है, पूजा सिंघल के घर पे कैश मिलता है। जी। तो झारखंड की जनता ये भ्रष्ट सरकार से जवाबदेही मांग रही है। ठीक है। जवाबदेही क्या है आपकी? आप जवाबदेही तय नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ गुरु जी का समय खत्म हुआ, हेमंत जी आ जाएंगे, हेमंत जी जेल जाएंगे, कल्पना जी आ जाएंगी। इनके परिवार का मतलब आदिवासी नहीं है। आदिवासी मतलब संथाल परगना है, आदिवासी मतलब कोल्हान है, आदिवासी मतलब चंपई सोरेन है, आदिवासी मतलब बाबूलाल मरांडी ठीक है। है। आदिवासी की परिभाषा को विस्तारित करके देखने की आवश्यकता है। ठीक है, जो कोल्हान और संथाल की आप बात करें, इसका जिक्र शुरुआत में अमिताभ जी ने भी किया था। एक नज़र डाल लेते हैं उन आंकड़ों पर कि कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा इलाका और क्या अहम है कोल्हान और संथाल, ये भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। कुल 32 सीटें हैं जहां पर कि जेएमएम को 26 सीटें मिली थी, बीजेपी के खाते में 4 गई थी और अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी। ये 2019 का नतीजा है। कोल्हान एक तरह से बीजेपी की कमज़ोर कड़ी भी है क्योंकि यहाँ पर कुल 14 सीटें हैं जिनमें कि 9 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इनमें 13 सीटें जेएमएम को मिली थी, अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। बीजेपी को कोई सीट कोल्हान में नहीं मिली थी। वहीं संथाल परगने में भी बीजेपी को झटका लगा था। यहाँ कुल 18 सीटें हैं, 7 इनमें एसटी के लिए रिजर्व है। इनमें 13 सीटें जेएमएम को मिली थी, 4 बीजेपी को और अन्य के खाते में केवल 1 सीट गई थी। तो अमिताभ जी, यही संथाल की और कोल्हान की जो आपने बात कही थी उसके आंकड़े हमने बताएं। लेकिन अमिताभ जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो कोल्हान है वहाँ पर चंपई सोरेन को लाने से क्या आपको लगता है कि बीजेपी को थोड़ा लाभ मिलेगा? और ये वो इलाका है जहाँ पर कि बीजेपी परंपरागत रूप से लग रहा है कमज़ोर है। देखिए, थोड़ा लाभ तो जरूर मिलेगा क्योंकि उनकी खुद की ट्रेडिशनल सीट वहां पर है और जब भी कोई कद्दावर नेता चुनाव लड़ता है तो उसके आसपास के सीटों पर भी असर होता है। हालांकि ये भी एक वहां पे डिस्कशन जरूर है कि चंपई सोरेन क्या पूरा का पूरा कोल्हान रीजन या क्षेत्र टर्न अराउंड कर सकते हैं भाजपा के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि शून्य, वहां खाता भी नहीं खुला था। तो ये तो अब चुनाव के बाद ही हमको दोनों तरफ की नैरेटिव है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हाँ, आजसू के साथ वहां पर जो एक अलायंस है वो भी क्रिटिकल हो सकता है। आजसू के पास 8% वोट शेयर था उस क्षेत्र में भी और कुर्मी समाज का भी अच्छा खासा असर वोट बैंक वहां पर है। और संथाल परगना की अगर बात करें तो संथाल परगना में 2024 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम कांग्रेस अलायंस ने सरना कोड इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉमिस किया था। अब हम जानते हैं कि सरना आदिवासी जो है काफी दिनों से एक अलग रिलीजन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली वो लोग बीजेपी को बैक करते आए हैं। तो एक कंसोलिडेशन हो गया जिसकी वजह से 5 सीट जो आप दिखा रहे हैं वो 5 की 5 सीटें हेमंत सोरेन की पार्टी जीतने में कामयाब रही। तो ट्राइबल अस्मिता की बात जो है वो जेएमएम उठा रही है। बीजेपी के पास भी कद्दावर लीडर है, बाबूलाल मरांडी की वापसी हुई है, जेवीएम का मर्जर हुआ है। हालांकि लोकसभा में ये लोग उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो अब देखना पड़ेगा ये ट्राइबल अस्मिता की जो लड़ाई है उसमें कौन, हेमंत सोरेन या बाबूलाल मरांडी प्लस चंपई सोरेन प्लस अर्जुन मुंडा बाजी मार जाते हैं। तो डॉक्टर तनुज, जो आंकड़े हैं वो हमने आपके सामने रखे और जो बात गुरु प्रकाश जी कह भी रहे थे कि चंपई सोरेन जो कि एक बड़े नेता हैं जिनको टाइगर कहा जाता है कोल्हान का, वो बगावत कर दी उन्होंने, वो नाराज़गी उनकी थी, वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दी। तो जेएमएम के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है और जो बाकी आदिवासी उनको नुमाइंदगी नहीं मिल रही है। यही बात गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, टाइगर बनाने का काम मेरे पीछे जो आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की तस्वीर है वो करते हैं और टाइगर को चूहा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं। जब अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जब आई ना, वो परिवारवाद से लैस थी। अर्जुन मुंडा जी की पत्नी को टिकट दिया, मधु कोड़ा जी की पत्नी को टिकट दिया,
हद तो तब हो गई जो पिछले मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, जिनकी जमानत जब्त हो गई थी झारखंड से, वो आज दूसरे दायित्व में है, संवैधानिक दायित्व में है, उनकी बहू को टिकट दिया जाता है। और एक लंबी लिस्ट है परिवारवाद की जिनको इन्होंने टिकट दिया है, उसमें चंपई सोरेन जी के पुत्र भी शामिल हैं। दोनों जन को टिकट देने का काम किया। तो परिवारवाद पर इनकी कलाई अब खुल चुकी है। तो ये परिवारवाद पर कैसे जवाब देंगे? और सबसे बड़ी बात, मधु कोड़ा जी, जिन पर हजारों हजार करोड़ का घोटाले का आरोप था और जिसको भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, स्वयं गृह मंत्री देश के, पानी पी पी कर गाली देते थे और गिनीज बुक में रिकॉर्ड करवाने की बात करते थे उनके घोटालों को, उनको अपनी पार्टी में ले लिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस कदर झारखंड में गिर चुकी है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जी, मेरे पास समय की कमी है डॉक्टर तनुज खत्री। गुरु प्रकाश जी का जल्दी से जवाब ले लेते हैं। गुरु प्रकाश जी, संक्षेप में वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब आप उंगली उठाते हैं परिवारवाद के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जेएमएम की तरफ, तो बाकी जो 4 उंगलियां हैं वो आपकी तरफ मुड़ जाती है। इस मुद्दे पर बीजेपी का भी दामन साफ नहीं है, कम से कम ये पहली सूची से साफ हो रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको हमारा दामन साफ क्यों है और हमारा दामन अलग क्यों है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हैं। बाबूलाल मरांडी जी के बाद उनके बेटे बनेंगे क्या? इनके पहले बाबूलाल मरांडी जी के पिता थे क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, इनके कार्यकाल के बाद इनके पुत्र आ जाएंगे क्या? देखिए, संस्थागत परिवारवाद और चुनावों में परिवारवाद, ये 2 अलग अलग विषय है, पहली बात। दूसरा, झारखंड के प्रति हमारी संवेदनशीलता के लिए हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। झारखंड बना किसके शासन में? अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में। आज जेएमएम के लोग बैठे हैं लालू जी के गोद में। ये लालू जी कहते थे, आप लोग गवाह हैं इस बात के, कि झारखंड बनेगा तो मेरी लाश पे झारखंड बनेगा। आप लोग यूपीए के साथ यूपीए की गोद में बैठे हैं। यूपीए ने 2004 से 14 में झारखंड को कितना पैसा दिया था? 84,000 करोड़। एनडीए ने कितना दिया है? 4 लाख करोड़। तो मुझे लगता है कि झारखंड के लोगों को मूर्ख बनाना बंद करिए। झारखंड के लोगों ने आपका मूल्यांकन कर लिया है और तय कर लिया है, आगामी विधानसभा चुनावों में मन बना लिया और अपना जनादेश और आशीर्वाद बीजेपी एनडीए को देने वाले। ठीक है, शुक्रिया आपका गुरु प्रकाश जी, डॉक्टर तनुज खत्री, अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, बताएंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी कितनी रैलियां झारखंड में करने जा रहे हैं। बीजेपी ने झारखंड में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा पेश न करने का फैसला किया है। पार्टी पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में 7 चुनावी सभाओं को संबोधित कर सकते हैं। पीएम मोदी राज्य के हर संभाग में एक चुनावी सभा करेंगे। बीजेपी ने संगठन की दृष्टि से झारखंड को 6 विभागों में बांटा है। पीएम मोदी पलामू, संथाल परगना, कोल्हान में रैली करेंगे। इसके साथ ही उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोयलांचल में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम की रैलियों के जरिए एनडीए की एकता का संदेश भी दिया जाएगा। उनकी पहली रैली रांची में हो सकती है, जिसमें उनके साथ नीतीश कुमार, सुदेश महतो और चिराग पासवान मंच साझा कर सकते हैं। संभावना है कि पीएम मोदी अपने भाषणों में राज्य से जुड़े मुद्दों पर फोकस करेंगे। इनमें भ्रष्टाचार, अवैध खनन, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसांख्यिकी बदलाव शामिल हो सकते हैं। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।